पीली सरसों को लेकर तो आपने बिल्कुल अलग ही बात बताई है। जी। लगभग मुझे लग रहा है कि हमारे 90% किसानों को तो इस बारे में पता ही नहीं है। जी। पीली सरसों हम बोलते हैं और जहां हमें पीला दाना दिख जाए वही हम पीली सरसों मान लेके एकड़ में सीड की मात्रा की बात करें तो देखो, और सर दो चीज जानूंगा, पीली सरसों की मात्रा और काली सरसों की अलग अलग रहती है या सेम रहती है? सर इसमें दो चीजें हैं, एक कुछ हमारे किसान ये बोते हैं कतार में और कुछ बोते हैं छिड़का विधि से। तो वेस्ट विधि कौन सी है और दोनों में सीड की कुछ रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगी या सेम रहेगी? बात आती है कि पहला हम जब पानी लगाते हैं तो पहले पानी को हमें लगभग किस स्टेज पर देना चाहिए या कब देना चाहिए? एक प्रॉब्लम है जो हमारे यूपी में आ रही है कि हम जैसी पहली सिंचाई देते हैं तो पहली सिंचाई के बाद कुछ पौधे हमारे तुरंत खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। सरसों को तैयार करके फलियों के टाइम पे, फूल बनने के टाइम पे कुछ रोग वगैरह या कीड़े मकोड़े या काफी चीज देखने को मिलती हैं जो उस समय हमारी पकी फसल को इफेक्ट करती हैं। तो उस समय मैं हूं किसान भाइयों भरतपुर राजस्थान में, और मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पे दोस्तों जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे बातचीत करेंगे सरसों की खेती को लेकर या सरसों में जो बीज हैं उनको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है। काली सरसों या पीली सरसों, बीमारी के बारे में, बुआई के बारे में, बीज की मात्रा के बारे में। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे बातचीत कराता हूँ। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में। इनसे सर से बात करेंगे कि यहाँ पे सरसों को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम है और कुछ वेराइटियाँ हैं जैसे पीली है या काली है या और भी हैं, और अलग क्षेत्र में अलग अलग टेम्परेचर है। इस समय बुआई कब से करनी चाहिए, क्या उसमें डालना चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो है कि इस समय हमारी सरसों की कुछ सालों से रोग आ रहे हैं, तो इन रोग को लेकर फंगीसाइड किस समय पर कैसे देख रेख करनी है? तो नमस्कार सर। नमस्कार। और सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। देखो, मैं यहाँ जो भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान है इस पर निदेशक के रूप में पदस्थापित हूँ, और इस भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान है, इसका जो कार्य है पूरे देश में अपने जो लोकेशन स्पेसिफिक किस्में हैं उनका विकास करना है। इस ये राजस्थान में सर कौन सी जगह पे है? ये राजस्थान में जैसे भरतपुर है जी। तो भरतपुर एक संभाग स्तर है जी, तो वहाँ पर स्थित है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जो भी मेजर मस्टर्ड ग्रोइंग एरिया है, जैसे यूपी का आपका आगरा, मथुरा, अलीगढ़ की बेल्ट है, इधर भिंड मुरैना का बेल्ट है, इधर हरियाणा का जो बेल्ट है, ये सब इनकी सीमाएं भरतपुर से लगती हैं। बिल्कुल। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे सही जगह पे स्थित है, और किसानों को निरंतर आपको जो उन्नत बीज हैं रियायती दरों पर उपलब्ध कराता है, और जो भी किसानों को जानकारी देनी है सरसों की बुआई से पहले वो भी देता है। बिल्कुल। तो सर इसी जानकारी को हम अपनी बहुत किसानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं आपके जरिए से। तो सर सबसे पहली बात आती है कि बुआई समय क्या है या टेम्परेचर कितना होना चाहिए? देखो, ऐसा है, बुआई का सबसे उपयुक्त समय है 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आप करें, क्योंकि अभी तापमान ज़्यादा है। किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जब तक आपका तापमान कम नहीं हो जाए, जैसे आपके 30 से 32 डिग्री की अपनी बात करते हैं, तो वो तापमान नहीं हो जाए तब तक बचें उससे, क्योंकि उस समय होता है कि जो हाई टेम्परेचर है उससे सरसों का जो सीडलिंग होते हैं तो उसका जलने का और उनका नष्ट होने का वो रहता है। दूसरी इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपके हाई टेम्परेचर के साथ साथ में एक पेंटेड बग होता है, इसको कटा लोग अपन बोलते हैं, तो उसका प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए किसान भाई, जब आपकी भूमि की तैयारी हो रही है और भूमि में क्यूनोल-फोस नाम की एक दवाई आती है, तो वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर 1.5% उसका प्रयोग करें, तो उससे जो कटा का रोग है, वो कटा जो कीड़ा है, इसका नियंत्रण हो जाएगा। यानी जो शुरुआती अवस्था में लगता है। जी। तो सर ये तो समय हो गया कि हमारे किसान भाइयों को 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर देखना है जी। और वैसे 10 से 15 अक्टूबर तक ये जो बुआई का समय है ये अगेती में ही है? 10 से 15 अक्टूबर हम इसलिए कहते हैं कि तब तक जो अनुकूल तापमान है वो सरसों के लिए आ जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं, जो प्रयोगों में हमने देखा गया जी। और सर इसका लास्ट अगर हम बात करें, कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं अक्टूबर का पूरा महीना निकाल के नवंबर तक भी बुआई करने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो क्या नवंबर तक भी करनी चाहिए या? देखो, नवंबर तक आप कर लो, 15 नवंबर तक कर लो, 20 नवंबर तक कर लो, लेकिन उसमें किसान भाई ये जरूर देखें किस्म कौन सी लेनी है जी, क्योंकि उसमें फिर आपको स्पेसिफिक किस्म चुननी पड़ेगी जो कि अपनी पछती बुआई के लिए अनुशंसित है जी। तो अभी वैरायटियों के बारे में सर जानेंगे। तो अब बात आती है, जैसे बुआई का आपने बता दिया, इसकी मतलब कब बुआई करनी है। अब बुआई में किसान भाई इस समय क्या ले सकते हैं? देखो, और बेसिकली सर जैसे डीएपी, एनपीके, टीएसपी, एसएसपी बहुत हैं फर्टिलाइजर, लेकिन एक्चुअल जो हमें सरसों में लगाना है वो कौन सा है? देखो किसान भाइयों, इसमें बड़ा सा
सीधा सिद्धांत है कि आप जब बुवाई करने पे जा रहे हैं तो एक तो ये करें कि आपको बुवाई से पहले ये खादों का प्रयोग करना है, जो उर्वरक है अपने, उसमें अपन ये मानते हैं कि भाई अगर आपके सिंचित फसल है तो 180 किलोग्राम यूरिया चाहिए और 250 किलोग्राम एसएसपी चाहिए और 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश चाहिए। तो इसके लिए आप यूरिया जो खाद है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर बीघा की बात करें, जैसे राजस्थान में 1 हेक्टेयर में करीब 6-6 बीघे होते हैं, तो उसमें 15 किलो यूरिया ले लें और 40 से 42 किलोग्राम एसएसपी ले लें। तो ये आपके डीएपी की उसमें फिर कोई ज़रूरत नहीं रहती है, जो डीएपी की किल्लत रहती है उससे भी अपने को बचा जा सकता है। एसएसपी का एक फ़ायदा यह है कि आपकी जो तेल की परसेंटेज है उसको भी ये बढ़ाता है, तेल की परसेंटेज, और सरसों में यही सबसे मुख्य है, यही और इसी का ही पैसा मिलता है। तो सर ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मुझे लग रहा है कि इस जानकारी से तो आपने हमारे बहुत किसान भाइयों का मन हल्का कर दिया, जो इस समय डीएपी की लाइन में लगे पड़े हैं सिर्फ सरसों के लिए। बिल्कुल, वो डीएपी की जगह एसएसपी और यूरिया का प्रयोग कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों तो आप एसएसपी का बिल्कुल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, डीएपी की खास कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएसपी में आपको सल्फर, कैल्शियम ये तो और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो जरूरत होता है। अब बात आती है सर, इस समय जैसे हम सीड कुछ लोग कहीं से भी ले सकते हैं सीड, तो आपके संस्थान में तो ट्रीटेड होता ही है, लेकिन कुछ संस्थान ऐसी हैं जहाँ ट्रीटेड नहीं है, तो सबसे पहले अगर सीड ले रहे हैं तो ट्रीटेड किस तरीके से करें? देखो, ये भारत सरकार के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी एजेंसी बेचती है, चाहे सरकारी हो चाहे कोई प्राइवेट हो, उसको ट्रीटेड सीड ही बेचना है जी। लेकिन अगर किसी अवस्था में ट्रीटेड सीड नहीं है तो उसमें आप एक दवाई आती है एप्रोन 35 SD मेटालेक्सिल जिसको कहते हैं, जी, वो 6 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से और उसको उपचारित कर लें और बो दें। जी। तो सर इसका उपचारित किस तरीके से करना है? उपचारित उसमें ऐसा है कि आपके जो बीज है तो उसमें बीज में मिक्स कर लें और उसको जैसे थैलियों में या किसी बाल्टी में अगर खुला बीज है तो उसको कर दें। जी। हल्का सा इसमें पानी की बूंद लगा के हैं? नहीं, वो दवाई आती है, उसको दवाई को मिला लें। ठीक है जी। सर अब इसमें बात आती है, हमने बुआई कर दी, बुआई अभी नहीं की है, लेकिन इसमें हमने खाद और सीड ले लिया। अब बात आती है 1 एकड़ में सीड की मात्रा की बात करें तो देखो, और सर 2 चीज जानूंगा, पीली सरसों की मात्रा और काली सरसों की अलग अलग रहती है या सेम रहती है? देखो, इन दोनों की मात्रा सेम रहती है। मैं 2-3 चीज इसमें बता दूं जी। कि सरसों में एक तो बहुत ज्यादा बीज नहीं डालना है जी। आपको सरसों में 1.5 फीट के अंतर पे बोलनी है, कतार की तरफ दूरी जी। तो 1.5 फीट में 45 सेंटीमीटर हो गई, और पौधे से पौधे की दूरी आप 15 सेंटीमीटर रखो जी। अगर ये फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बीज की मात्रा नहीं चाहिए। जैसे आपको 3.5 किलोग्राम 3 किलोग्राम का जो आपका प्रति हेक्टेयर की दर है उससे काम चल जाता है। किसान भाई कई बार आते हैं, साहब हम तो 1 किलो देते हैं, 5 किलो देते हैं, तो उससे आपकी जो सरसों की पैदावार है लास्ट में जाके घटेगी, क्योंकि जितनी घनी होगी सरसों उतना ही उसमें आपको नुकसान होगा बाद में। जी। सर इसमें 2 चीज़ हैं, एक कुछ हमारे किसान भाई बोते हैं कतार में और कुछ बोते हैं छिड़का विधि से। तो बेस्ट विधि कौन सी है, और दोनों में सीड की कुछ रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगी या सेम रहेगी? देखो, बेस्ट विधि आपके कतार से कतार है जी। आप सीड ड्रिल का प्रयोग करें, उसी से आपको जो 1.5 फीट का मैं अंतर कराऊं उसको सुनिश्चित किया जा सकता है जी। तो और सर हमारी जो छिड़का विधि है ये तो बहुत पुरानी पद्धति है भाई, उसको बदलने की जरूरत है। बदलने की जरूरत है। अगर सर फिर भी अगर किसी के पास वो साधन नहीं है तो भाई, अब इसका तो आप देख लें, इसका हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। हम तो ये कहेंगे कि आप इसको कतार से कतार की दूरी करें, सुनिश्चित करें जी। अगर इसमें बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस लोग हैं कि भाई उतना ही, जैसे 3.5 किलो बीज ले लें, 3 किलो बीज ले लें और पूरे हेक्टेयर में उसको छिड़क दें जी, तो इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, तो उसको बिल्कुल। यानी सीड की मात्रा 3-3.5 किलो ही सीड रखना है। बिल्कुल। आप चाहे सीड ड्रिल से बोइए या छिड़काव से बोइए। नहीं, बोना सीड ड्रिल से ही है जी। नहीं, ज्यादातर रिक्वायरमेंट सीड ड्रिल की है। बिल्कुल, आपको सीड ड्रिल की ही रिकमेंड करनी है, जिससे आपकी पैदावार में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। इस वजह से सीड ड्रिल राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्रों में देख रहा हूँ, यहाँ पर तो सीड ड्रिल के अलावा होता ही नहीं है कुछ। सर इस समय आपने बहुत अच्छी अभी जानकारी दी है और हमारे किसान भाई आपकी जानकारी से मुझे लग रहा है कि बहुत संतुष्ट भी होंगे और अभी तक देख भी रहे हैं। तो अब सबसे मुख्य सवाल के बारे में हम बात करेंगे। इस समय हमारी जो संस्था है भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर जी, इसकी वैरायटी इस समय लेटेस्ट वैरायटी कौन सी है, या मतलब पॉपुलर वैरायटी कौन सी है जिन्होंने एकदम इतिहासी रस दिया है? देखो, हमारी गिरिराज वैरायटी है जी, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में आज भी पॉपुलर है जी। और किसान भाई इसको ले रहे हैं, आज भी अपना एक अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है जी। और किसान भाई, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ,
24 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आसानी से ले सकते हैं। बढ़िया जो मैं बता रहा हूँ भाई, ये दूरी रखें, खाद का सही प्रबंधन करें तो आपके 30 क्विंटल तक इसकी पैदावार जा सकती है। इसके अलावा अपने पास में 5 साल की अगर बात करें तो हमने कई नई नई वैरायटी दी हैं, जैसे राधिका है, ब्रजराज है और BPM 11 है। ये 3 किस्में ऐसी हैं जो कि हम बात कर रहे हैं कि भाई किसी की खेती पिछड़ गई है, जिसको देरी से बुआई करनी है, तो 3 किस्में उनके लिए बेस्ट किस्में हैं। एक हमारी अभी BPM 1825 आई है, जो कि आपके पूरे, चाहे आपके यूपी में वो, चाहे MP में वो, चाहे हरियाणा में वो, पूरे आपके बृहद क्षेत्र के लिए अनुशंसित है। और इसकी जो औसत उपज है वो भी आपके 25 से 26 कुंटल है। किसान बढ़िया करके इसमें भी 30 कुंटल तक पैदावार ले सकते हैं। एक हमने किस्म निकाल रखी है DRMR 1165-40, जहाँ पे पानी की कमी है। मान लो किसान आपके वर्षा आधारित खेती करता है या खाली एक पानी लगा सकता है, तो उसके लिए बेस्ट किस्म है। यानी जैसे हम राजस्थान क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र, इन क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त वैरायटी, बेस्ट किस्म। तो और सर एक और यहाँ पे चीज है कि अभी हम ये देख रहे हैं कि आपने जो वैरायटी ये बताई है, ये सब काली वैरायटियां बताई हैं जो काले दाने वाली है। और किसान भाई, इससे एक ट्रेंड चल रहा है लोगों में, यानी अब लोग हेल्थ पे ध्यान देने लगे, तो लोग एक चीज ये देख रहे हैं कि काली सरसों के अलावा जो पीली सरसों का तेल है वो और ही ज्यादा मतलब स्वादिष्ट है, तो उसके लिए कुछ वैरायटियां वो चाह रहे हैं किसान भाई, तो उसके लिए कौन सी वैरायटी है हमारी सरसों? देखो किसान भाइयों, इसको बड़ा क्लियर करें आप। एक तो होती है पीली सरसों जी, तो पीली सरसों बिल्कुल प्रजाति अलग है जी। उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो आपके 25 से 30 कुंटल तक नहीं जाती है, उसकी कम रहती है जी। तो आप ये कर लें कि पीले दाने वाली सरसों है या पीली सरसों है, दोनों में अंतर कर लें। एक तो हो सकता है दाना ही पीला हो और आपके वो राई या लहा हो, जिसको अपन कहते हैं, या आपकी पीली सरसों ही है जो प्रजाति अलग है, तो इन दोनों में आप कर लें। हाँ, निसंदेह जो पीली सरसों होती है उसमें जो तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 45 से 40% है। तो इसको किसान भाई कहाँ हैं, किस स्थिति में, किससे ले रहे हैं, ये अब उनको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता कि भाई कौन सी किस्म ले रहे हैं, कौन सी नहीं ले रहे हैं। सर आपने ये तो बिल्कुल ही मतलब पीली सरसों को लेकर तो आपने बिल्कुल अलग ही बात बताई है। जी जी। लगभग मुझे लग रहा है कि हमारे 90% किसानों को तो इस बारे में पता ही नहीं है। जी। पीली सरसों हम बोलते हैं और जहां हमें पीला दाना दिख जाए वही हम पीली सरसों मान लेते हैं। पीली सरसों की प्रजाति अलग है और जबकि पीली सरसों आपके हिसाब से अलग ही है। तो अगर हम डिफरेंस माने, जैसे पौधा होता है, या पीली सरसों का पौधा दिखने में कैसा तरीके का होता है? देखो जो एक्चुअल पीली सरसों का जो पौधा है वो एक तो हाइट में छोटा होगा जी, ठीक है, उसका जो मैच्योरिटी का ड्यूरेशन है वो कम होगा जी, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये कुछ इसमें बेसिक डिफरेंस है। और एक जो सबसे मोटा डिफरेंस ये आता है, अगर आपकी पीली सरसों की प्रजाति है तो उसमें जो पत्ती लगती है वो आपको तने से और आपके निकलेगी, मतलब उसको हमारी जो बॉटनिकल भाषा उसमें कहते हैं कि आपका जो डंठल होता है पत्ती का वो आपका सेसाइल होगा जी, ठीक है। तो ये कुछ बॉटनिकल डिफरेंस है। अगर कोई प्रैक्टिकल करे, हमसे यहाँ करे, तो हम उसको बिल्कुल बता सकते। तो सर अभी पीली सरसों की कुछ फलियां लोग बताते हैं, जैसे काली सरसों होती है, इस तरह के भी पौधे होते हैं। बिल्कुल, और आपने तो बिल्कुल अलग बताया। पीली सरसों की फलियां बिल्कुल अलग होंगी और आपकी जो काली सरसों है इसकी फलियां अलग होगी। हो सकता है कि जो आपकी सरसों है लाही की जो बात करते हैं उसमें पीले दाने वाली कुछ किस्में हो। तो किसान भाइयों, आपके साथ पीली सरसों को लेकर जो भ्रम है वो सर ने अभी दूर किया है। पीली सरसों की हाइट इन्होंने बताई है लगभग 4 से लेके 5 फुट लास्ट, इतना मान सकते हैं। और जो काली सरसों उसकी तो आपको पता ही है हाइट काफी रहती है, लेकिन इसकी जो फलियां सर बता रहे हैं कि थोड़ी मोटी फली रहती है। जी सर जी। और उसमें निकलते हैं मोटे मोटे दाने निकलते हैं और सबसे जल्दी ये पक जाती है। सर इसका समय क्या माने पीली वाली का? देखो, बोने का कुछ ऐसा नहीं है, आप इसको जल्दी बो सकते हैं पीली सरसों को जी, क्योंकि ये पहले क्या कैच क्रॉप में ली जाती थी। और जहाँ हमारे जैसे बनारस से आगे का क्षेत्र है जहाँ राइस फैलो का एरिया था कि भाई आपको धान को काटने के बाद में अपने को कोई शॉर्ट ड्यूरेशन चीज चाहिए, तो वहाँ पे एक तोरिया किस्म, तोरिया की प्रजाति है और एक पीली सरसों की प्रजाति, इन्हीं का प्रचलन ज्यादा था, तो वहाँ के लिए ये अनुशंसित की गई थी। तो सर हमारी भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर राजस्थान में कोई पीली सरसों की वैरायटी है ऐसी तो बताइए। पीली सरसों की हमारे यहीं से NRC-YS-5-2 ये हिसार की वैरायटी है YSH 401, और एक अब जो सबसे प्रचलन में है कानपुर से पीताम्बरी वैरायटी जी। तो ये 3 वैरायटी बड़ी लीडिंग वैरायटी है। और इन वैरायटियों में पैदावार का सबसे ज्यादा उत्पादन
ये बराबर है, ऐसा लमसम बराबर है। लमसम बराबर। जी। तो सर ये तो आपने बहुत इंपोर्टेंट जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि हमने किसान भाइयों की बुआई करा दी, खाद भी डलवा दिया, वैरायटी कंप्लीट हो गई, किस वैरायटी को लेना है। अब बात आती है कि पहला हम जब पानी लगाते हैं तो पहले पानी को हमें लगभग किस स्टेज पर देना चाहिए या कब देना चाहिए? देखो, पहली सिंचाई आपको 35 से 40 दिन में करें और दूसरी सिंचाई जब आपके फली में दाना बने जी, उस स्टेज पे करें जी। इसमें जो तनागलन की बात किसान लोग करते हैं तो उसका प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान होता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि दूसरी सिंचाई की आवश्यकता नहीं है तो उसको नहीं दें जी। और हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे किए थे कि अगर आप 25 दिसंबर से और 14 जनवरी तक जी अगर पानी को रोक लें तो पानी को रोकना चाहिए, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में धुंध और कोहरे का माहौल रहता है, नमी बहुत रहती है, जिससे कि जो बीमारी का जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा रहता है जी। और उससे बचाव के लिए एक आपके फंजीसाइड है टेबुकोनाजोल जी। तो 1 मिली प्रति लीटर पानी में उसको आपको 65 से 70 दिन में छिड़काव करना, यानी एक फंगीसाइड का छिड़काव करके चले तो तनागलन का मैनेजमेंट काफी हद तक हो जाएगा और बीमारी कम लगेगी। तो दूसरी बीमारी आपकी सफेद रोली है जी। तो सफेद रोली की बात करते हैं, उसमें रेडोमिल नाम का एक फफूंदीनाशक आता है, उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए जी। तो ये 2 मुख्य बीमारियां आती हैं। सर इन दोनों मुख्य बीमारियों को हम कैसे पहचान सकते हैं? देखो, पहचानने का तो अब इसमें फील्ड पे ही है। तनागलन का बड़ा ठीक है कि आपको उस समय तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन पूरा तना बीच में से आपके वो गल के और नीचे गिर जाएगी सरसों, तो बहुत ज्यादा नुकसान। और जो सफेद रोली है आपके नीचे पत्तियों पे देखें, सफेद जो चीज आती है उससे भी कोई नहीं है, लेकिन आगे जाके जब ये पूरी फलियों पे जो मेन शूट होता है जी, तो मेन शूट आपके क्या है कि फली वाली तो सब खत्म हो जाती है और वहाँ पे एक आपका वो हाइपो वो बन जाता है जी, और मुड़ भी जाता है जी। तो वो बाद में, चूंकि उसका बाद में पहचान करने से कोई किसान को फायदा होगा नहीं जी। तो सर इसमें एक प्रॉब्लम है जो हमारे यूपी में आ रही है कि हम जैसे ही पहली सिंचाई देते हैं तो पहली सिंचाई के बाद कुछ पौधे हमारे तुरंत खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। देखो, उसके लिए आपको मैंने बताया है कि ये जो तो हमें सिंचाई को थोड़ा पीछे करके करना चाहिए। देखो, आप सिंचाई 40-45 दिन पे कर लो, उसको कर लो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो टेबुकोनाजोल है 65 से 70 दिन पे आप उसको तनागलन की रोकथाम के लिए सब सही है बिल्कुल। और इसमें जो मोटी बात मैं बता रहा हूँ, एक तो आप सरसों को घनी नहीं रखें, स्पेस पूरा दें, इससे हवा चले और आपके बीमारी का कम विकास हो। तो ये जो शुरू में मैंने कहा था कि कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, ये बहुत जरूरी है जी, और समय से बुवाई जरूरी है जी। तो सर आपने ये काफ़ी बढ़िया जानकारी दी है और मेरे 2 सवाल हैं। तो पहले सवाल ये है, लास्ट यही 2 सवाल हैं। तो पहला सवाल बस ये है कि पहला यूरिया या दूसरा यूरिया जो भी खाद बाद में जो हम बेसल डोज देने के बाद जो हम लगाते हैं तो उनमें हमारे किसान भाइयों को समझ नहीं आता कि आखिर इसमें क्या डालना है हमें। देखो, उस समय खाली आपको यूरिया देना है, जो 40 से 45 दिन पे जो हम पानी लगाते हैं खाली आपको यूरिया देना है और सारे जो खादों पहले दे देने हैं, पहले दे देने। तो इसमें सर जिंक का उपयोग नहीं होता है? आपको जिंक भी है तो पहले ही देनी है, पहले ही देना है, सारे खाद पहले देने हैं, बाद में खाली आपको यूरिया रखना है आधी डोज। क्योंकि सर 15 किलो आपने यहाँ 1 हेक्टर में 6.25 बीघे होता है, आपके हो सकता है यूपी में 12 बीघे का 1 हेक्टर हो। हाँ जी सर। तो उसमें उसी हिसाब से कर लें, यहाँ 1 बीघे के लिए हम 15 किलो यूरिया की रिकमेंडेशन करते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा सवाल इसलिए था सर ये कि जिंक जो है वो मतलब डीएपी या एसएसपी उस समय बोते हैं, ठीक है, तो इसलिए किसान भी मानते हैं कि इस समय हम नहीं दे रहे हैं जिंक को। वो उस समय आप सबसे पहले जब आप बुवाई करते हैं ना, उससे 2 दिन पहले पूरी चीजें उसमें डाल दें, खेत में उसकी जुताई कर दें, पाटा लगा दें, 2 दिन छोड़ दें, उसके बाद फिर बुवाई करें। हाँ जी सर। इसमें अब हमारा केवल लास्ट सवाल ये है कि पूरा हम सरसों को तैयार करके फलियों के टाइम पे, फूल बनने के टाइम पे कुछ रोग वगैरह या कीड़े मकोड़े या काफी चीज देखने को मिलती हैं जो उस समय हमारी पकी फसल को इफेक्ट करती हैं, तो उस समय हम क्या सावधानी रख सकते हैं या क्या कर सकते हैं? आपको मैंने सफेद रोली बताई, तनागलन बताया, एक चेपा की जो समस्या रहती है, चेपा की समस्या उनमें आती है जो लेट सोन करते हैं, उनमें ज्यादा होती है, तो उसके लिए आपके नीम तेल आता है जी, तो 2% नीम तेल ले लें और 20 ml प्रति लीटर पानी में और उसको घोल करके छिड़काव कर दें जी, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये तो हो गई क्या करना है, लेकिन 3-4 चीजें आपको क्या नहीं करना है, ये ध्यान रखें कि देरी से बुवाई अगर आपको संभव है तो बचें।
आपकी अधिक बीज का प्रयोग नहीं करें। कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी नज़दीक नहीं रखें, और आपके अनुशंसित मात्रा से अधिक यूरिया का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा यूरिया करोगे ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा आपके बीमारियों का प्रकोप होगा। बिल्कुल। और फसल में गहरी और अधिक मात्रा में सिंचाई नहीं करें, इसको सिंचाई भी ज़्यादा नहीं चाहिए, और 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक सिंचाई को अवॉइड करें। जी ठीक है सर। तो सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बस यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट ये है कि हमारी फसल पक जाए तो उसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं फसल हमारी पक चुकी है काटने का? 75% फलियां अगर आपकी पीली पड़ जाए तो उसको आप काट सकते हैं। जी ठीक। तो सर लास्ट ये है कि हमारे इस संस्थान में बीज कैसे उपलब्ध हो सकता है? क्या अभी बीज बिक रहा है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 130 रुपए किलो इसका दाम रखा गया है, कोई भी किसान ले सकता है। ठीक है। तो दोस्तों इस समय सर ने काफी अच्छी जानकारी दी है, तो मुझे लग रहा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद, नमस्कार।